बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लिटरेचर रिव्यू वाला, और लिटरेचर रिव्यू ये हम डॉक्टर अरजीत कुमार की किताब में से पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने जो स्टेप स्टार्ट किए थे लिटरेचर रिव्यू की राइटिंग के लिए, पहला स्टेप था सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, और यानी लिटरेचर सर्च करना। उसके लिए हमने सोर्सेज भी देख लिए थे, बुक्स भी हैं, जर्नल्स भी, इंटरनेट भी। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू में सेकंड स्टेप था रिव्यूइंग द सेलेक्टेड लिटरेचर, यानी जो आपने सेलेक्ट किया मुख्तलिफ़ किताबों में से, इंटरनेट में से, जर्नल में से, मुख्तलिफ़ पब्लिकेशंस में से, उनको आपने जो है वो किस तरह से रिव्यू करना है अपने सेलेक्टेड लिटरेचर को। उसके बाद अगला स्टेप है डेवलपिंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और फिर डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये 4 स्टेप होते हैं इसके लिटरेचर रिव्यू की राइटिंग में। तो फर्स्ट स्टेप हम कर चुके थे, हमने सोर्सेज भी देख लिए थे। अब हमने सेकेंड स्टेप करना है रिव्यूइंग द सेलेक्टेड लिटरेचर। जब आपने बहुत सारी किताबें भी देख ली, आपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स देख लिए, मुख्तलिफ पब्लिकेशंस देख ली, जर्नल्स देख लिए, और जो आपकी स्टडी से रेलिवेंट या आपकी फील्ड से रेलिवेंट जितना भी काम था उसको आपने सारा जो था वो अपने पास सेव कर लिया। अब आप उस पूरे काम में से जो मोस्ट रेलिवेंट है उसको उठाएंगे, और फिर आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। तो सेकंड स्टेप है रिव्यूइंग द सिलेक्टेड लिटरेचर। इसको देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। Now that you have identified several books and articles as useful, the next step is to start reading them critically to pull together themes and issues that are of relevance to your study. यानी जो किताबें आपको आपकी स्टडी, आपकी फील्ड के साथ रेलिवेंट है, जो आर्टिकल्स रेलिवेंट है, आप उनको इकट्ठा करते हैं, फिर आप उनको पढ़ते हैं, और उसमें से जो मोस्ट रेलिवेंट होंगी आपके टॉपिक के साथ, या जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके साथ, उसको फिर आप सिलेक्ट कर लेंगे। Unless you have a theoretical framework of themes in mind to start with, use separate sheets of paper for each theme or issue you identify as you go through selected books and articles. The following example detail the process. अच्छा, बेसिकली होता ये है कि जब आप बहुत सारी बुक्स और आर्टिकल्स और बहुत सारे जर्नल्स जो रेलिवेंट होते हैं आपकी फील्ड के साथ, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उन बुक्स में से, उन आर्टिकल्स में से जो आपकी फील्ड से या आप जो काम करना चाह रहे हैं, जो आपके जहन में थीम है, उससे रिलेटेड जो जितना भी काम है उसको आप एक अलग जो है ना पेपर के ऊपर आप नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि आपको पता होता है कि बाद में आपने इन किताबों के इन पेजेस को फॉलो करना, फिर आपसे बहुत आसान हो जाता है। उन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को पर्टिकुलर जर्नल में आपने इनको जो है ना वो फॉलो करना है। तो उसके बाद ही आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं। मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे उससे आपको इसको आप छोड़ दें। वंस यू डेवलप अ रफ फ्रेमवर्क है, स्लॉट ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम द मटेरियल सो फार रिव्यूड इनटू दीज थीम्स यूजिंग अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर फॉर ईच थीम फॉर द ऑफ द फ्रेमवर्क सो फार डेवलप। अच्छा, ये जो आपको कह रहे हैं ना कि हर एक थीम के लिए आप अलग, यानी आप कोई भी जो है ना वो किसी भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट कोई थेरीज, कोई कॉन्सेप्ट्स, उसके फैक्टर्स, कोई डिजीज़ है तो उसके सिम्टम्स जो भी आपको नज़र आते हैं, आप उसको अलग अलग जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो पीस ऑफ पेपर्स के ऊपर जो है ना उनको आप इकट्ठा कर लेंगे। मुख्तलिफ थीम्स को जो है ना वो आप अपने नोट डाउन कर लेंगे। As you read further, go on slotting the information where it logically belongs under the theme so far developed. Keep in mind that you may need to add more themes as you go along. While going through the literature, you should carefully and critically examine it with respect to the following aspects. यानी जब आप जो है लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए चीज़ें आपने देखनी है। Note whether the knowledge relevant to your theoretical framework has been confirmed beyond doubt. अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले, ये पढ़ने से पहले बताती हूँ कि थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी टॉपिक है, जो भी आप जिसमें भी काम करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जितनी भी थेरी, चाहे बुक्स में, चाहे इंटरनेट पे, पब्लिकेशंस में, मुख्तलिफ जर्नल्स में पड़ी हुई है, आप उसको स्टडी करते हैं, और फिर आपकी थेरीज़ बनती हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपके, या जो भी थेरीज़ उससे पहले उस काम पे जितनी पहले थेरीज़ डेवलप हो चुकी हैं, जितना जनरल मटेरियल पड़ा हुआ है, आप उन सबको पढ़ने के बाद एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और फिर आता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि जितना काम, जितनी थेरी इससे पहले डेवलप हो चुकी हैं आपके काम से पहले, जितना नॉलेज किताबों में है, जितनी थेरीज डेवलप हो चुकी हैं, उनमें कोई गैप तो नहीं है, उनमें कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, वो भी आप इसमें साथ साथ जो है ना वो कर लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, नोट डाउन करते हैं। फिर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। फिर आप जो
کام کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ان گیپس کو فلفل کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کو ڈیفیشنسیز کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ اسی تھیوریٹیکل فریم ورک کی بیسس پہ اپنا ریسرچ کویسچن یا ریسرچ پرابلم ڈیزائن کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کانسیپچل فریم ورک. تو یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے, نوٹ ویدر دا نالج ریلیونٹ ٹو یور تھیوریٹیکل فریم ورک ہیز بین کنفرم بیانڈ ڈاؤٹ. نوٹ دا تھیریز پٹ فارورڈ دا کریٹیسزم آف دیز اینڈ دیئر بیسس ہے. جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے جتنا بھی جنرل کوئی مٹیریل اس کے اوپر موجود ہے, جتنی بھی جنرل کوئی اگر تھیریز موجود ہیں, ان تھیریز کو آپ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. جو میتھڈالوجیز یوز ہوئی ہیں ان تھیریز پہ جو کرٹیسزم ہوا اس کام پہ, جو میتھڈالوجیز اڈیپٹ کی گئیں, جو اسٹڈی ڈیزائن, سیمپل سائز اینڈ کریکٹرسٹکس, میئرمنٹ پروسیجرز, جو بھی میتھڈالوجیز اپلائی کی گئی وہ سب کی سب آپ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. دا کرٹیسزم آف دیم, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ پروٹین پروفائل پہ بھی کام کیا ہے. اب پروٹین پروفائل کے لیے اگر کوئی پاسبل میتھڈالوجیز ہیں تو وہ بھی میں نے نوٹ ڈاؤن کی, میرے سے پہلے جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوا تھا اگر, اور اس کے کیا کیا ان کو پرابلمس تھیں, کیا کیا ڈرا بیکس تھے, سیمپل انہوں نے کون سے سلیکٹ کیے, اور سیمپل لینے کا کیا طریقہ کار تھا, انہوں نے کوئی کویسچن یا کوئی پرفارما بھی فیل کروایا. تو یہ ساری چیزیں آپ تھیوریٹیکل فریم ورک میں اسٹڈی کرتے ہیں جو آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ کام کر چکے ہیں. ایگزامن ٹو واٹ ایکسٹینٹ دا فائنڈنگ کین بی جنرلائز ٹو ادر سچویشنز. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فائنڈنگز آلریڈی جو تھیریز پہلے پڑھی ہوئی ہیں ان کو جنرلی اپلائی کیا جا سکتا ہے. کیا یہ تھیریز جو ہیں ان کی اتنی سگنیفیکنٹ ریزلٹس ہیں کہ ان کو جنرلی اپلائی کیا جا سکتا ہے. نوٹس ویدر ویئر دیر آر سگنیفیکنٹ ڈفرینسز آف اوپینین امنگ ریسرچرز اینڈ گیو یور اوپینین اباؤٹ دا ویلیڈیٹی آف دیز ڈفرینسز. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ تھیریز اگر ڈفرینٹ لوگوں نے دی ہیں یا ڈفرینٹ انہوں نے ایک ہی اس میں کام کیا ہے تو کون کون سے رزلٹ آئے ہیں اور کیا کیا ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ان کے کام میں, کتنے سگنیفیکنٹ رزلٹ تھے, کتنے سگنیفیکنٹ ڈفرینسز تھے. جیسے آپ کسی بھی ایک پیرامیٹر پہ کام کرتے ہیں, فرض کریں کہ آپ پالیسسٹک اووری سنڈروم پہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ تو بہت سارے لوگ پہلے بھی کام کر چکے ہیں. تو تمام لوگوں نے کون کون سی میتھڈالوجیز اپنائیں, کون کون سا ان کا ریسرچ کا ڈیزائن کیا تھا, سیمپل کون سے لیے, انہوں نے میئرمنٹ کے پروسیجرز کیا تھے, پھر ریزلٹس جو آئے ان کے ریزلٹس آپس میں کس طرح ڈفرینس تھے, کس طرح سگنیفیکنٹ ریزلٹ آئے, یہ سارا کچھ آپ تھیوریٹیکل فریم ورک میں کریں گے. Ascertain the areas in which little or nothing is known, the gap that exists in the body of knowledge. اور اسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بکس یا جو بھی لٹریچر آپ نے اکٹھا کیا ہے جس میں سے آپ نے اپنا ریلیونٹ مٹیریل نکالنا ہے, اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں گیپ یا ڈیفیشنسیز کہاں ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹڈی کے ساتھ یہ بھی آگے ریلیٹڈ, اگر ایک پروٹین پروفائل اسٹڈی کیا گیا تو امائنو ایسڈ انالیسس بھی ہونا چاہیے تھا, تو آپ یہ گیپس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اب اس سارے لٹریچر کی بیسس کے اوپر آپ ڈیولپ کرتے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک. یہ تیسرا سٹیپ ہے لٹریچر ریویو کی رائٹنگ میں. آپ نے کتابیں بھی ساری کھول لی, آپ نے سارے آرٹیکلز, آپ نے سارے تھیریز جتنی ڈیولپ ہوئی تھی وہ دیکھ لیے کہ گیپس ایگزسٹ کرتے. اب آپ نے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنانا ہے, اور وہ کیسے بنانا ہے. ایگزامننگ دا لٹریچر کین بی اے نیور اینڈنگ ٹاسک, بٹ ایز یو ہیو لمیٹڈ ٹائم اٹ از امپورٹنٹ ٹو سیٹ پیرامیٹرز بائی ریویونگ دا لٹریچر ان ریلیشن ٹو سم مین تھیمز پرٹیننٹ ٹو یور ریسرچ ٹاپکس. یعنی ویسے تو آپ کے پاس بہت سارا مٹیریل ہے, لیکن اتنا مٹیریل ایک وقت میں پڑھنا یا آپ اس کو ریویو کرنا مشکل ہے. تو آپ کیا کریں گے, موسٹ جو ریلیونٹ ہے آپ کے ٹاپک کے ساتھ, آپ کے ٹاپک کے ساتھ جو متعلقہ, پرٹیننٹ کہتے ہیں متعلقہ کو, جو آپ کے ٹاپک کے ساتھ موسٹ ریلیونس رکھتا ہے, آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے. ایز یو اسٹارٹ ریڈنگ دا لٹریچر یو ول سون ڈسکور دیٹ دا پرابلم یو وش ٹو انویسٹیگیٹ ہیز اٹس روٹس ان اے نمبر آف theories that have been developed from different perspective. اور جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو آپ کے ریلیونٹ ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیٹڈ تھیریز مل جائیں گی. ٹھیک ہے. The information obtained from different books and journals now need to be sorted under the main theme and theories, highlighting agreements and disagreements among the authors that identify the unanswered questions or gaps. یہ وہی چیز ہے جس میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ تھیوریٹیکل جو آپ فریم ورک ڈیولپ کرتے ہیں اس میں آپ کے پرٹیکولر ٹاپک پہ جتنا کام ہو چکا ہے, جتنی تھیریز ڈیولپ ہو چکی ہیں, ان کے اندر میتھڈالوجیز کیا تھیں, ان کے اندر کیا ڈرا بیکس تھے, ان کے ریزلٹ سگنیفیکنٹ تھے یا نہیں تھے, کوئی گیپس, کوئی ڈیفیشنسیز, یہ ساری چیزیں آپ تھیوریٹیکل فریم ورک میں جو ہے نا وہ آپ لکھتے ہیں. You will also realize that the literature deals with a number of aspects that have a direct or indirect bearing on your research topic. Use these aspects as a basis for developing your theoretical framework. Your review of the literature should sort out the information as mentioned earlier within this framework.
Unless you review the literature in relation to this framework, you will not be able to develop a focus in your literature search. यानी डेफिनेटली आपने एक जनरल से लेके उसको नैरो डाउन करना, आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट से लेके आपने फिर उसको अपने पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ लेके आना है, फोकस करना है अपने स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर. क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, अब आप पहले उसके बारे में जनरल जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो है क्या, पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके कौन से फैक्टर्स हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है, ये सारे. फिर आप डिफरेंट थेरीज देखेंगे कि उसके हवाले से डिफरेंट, जैसे कि इन एज ग्रुप्स में होता है लाइफस्टाइल का पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से क्या जो है ना वो रिलेशनशिप है, किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई रिलेशन है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से. यानी इन चीज़ों को फिर आप वन बाय वन आगे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आप आते चले जाएंगे. You will not be able to develop a focus in your literature search. That is, your theoretical framework provide you with the guide as you need. This brings us to the पैराडॉक्स मेंशन प्रीवियसली. और लिटरेचर रिव्यू में जब आप ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं वो हमें ये भी बताता है कि पहले जितनी थेरीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें क्या पैराडॉक्स था, क्या तजाद था, कौन सी थेरीज जो हैं वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रही थी, कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रही थी, क्या डिफरेंसेस था उनमें, और आपस में क्या कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज़ के ऊपर थी. until you go through the literature you cannot develop a theoretical framework, and until you have developed a theoretical framework you cannot effectively रिव्यू द लिटरेचर. यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लाजिम है. आप लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं तो पहले आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लाजमी जो है ना वो बनाना पड़ता है. द solution is to read some of the literature and then attempt to develop a framework, even loose one, within which you can organize the rest of the literature you need. As you read more about the area you are likely to change the framework. However, without it you will get bogged down in a great डील ऑफ अननेसेसरी रीडिंग. यानी क्या होगा कि डेफिनेटली अगर आप बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते जाएंगे लेकिन जो आपने काम करना है उसके बारे में कोई आपको नहीं पता और ना ही आपको जो है वो पर्टिकुलर जो है ना वो डिटेल अपने टॉपिक से या अपने जो आप जनरल ही आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो एक बहुत सारा वेग मटेरियल आपके पास आ जाएगा और आप उसमें धंसते, जैसे ये जो है ना बॉग डाउन का मतलब होता है किसी दलदल में धंसते जाना. आपको ज़ाहिर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा काम मिल जाएगा लेकिन ये होगा कि कोई खातिर खा जो है ना वो थेरी या कोई खातिर खा एक रिसर्च प्रॉब्लम आप नहीं डिज़ाइन कर सकेंगे. तो लिटरेचर पर्टिनेंट टू योर स्टडी जो आपकी रेलिवेंट होता है आपके मुतलका जितना भी लिटरेचर है मे डील विद टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. जितना लिटरेचर आपने इकट्ठा किया होता है उसमें एक तो यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन होती है और एक मोर स्पेसिफिक. यूनिवर्सल का मतलब है जनरल इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे मैं आपको भी एग्जाम्पल दे रही थी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो जितना जनरल मटेरियल उस बीमारी के बारे में नेट के ऊपर अवेलेबल है वो सारा यूनिवर्सल एक मटेरियल है. फिर उसके बाद मोर स्पेसिफिक है. मोर स्पेसिफिक का मतलब कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं आपकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से, उसमें कितनी परसेंटेज है या कौन से फैक्टर हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको अफेक्ट कर रहे हैं. वो बीमारी अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या लोकल ट्रेंड्स हैं या क्या स्पेसिफिकली उस डिजीज़ के साथ रिलेटेड हैं फैक्टर्स. ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक में आती हैं. In writing about such information, you should start with the general information, gradually narrowing down to the specific. अच्छा, अब यहाँ पे उसने आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे डेवलप होता है. एक स्टेटमेंट है, एक रिसर्चर है वो ये काम करना चाह रहा है. इफ़ यू वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी, कि एक मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी कहते हैं जी डेथ रेट को, फर्टिलिटी है बर्थ रेट. यानी किसी भी मुल्क में डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में वो काम करना चाह रहा है, उनका रिलेशनशिप देखना चाह रहा है. उसके लिए वो क्या करेगा, यू शुड रिव्यू द लिटरेचर अबाउट. अगर आपने इस पर काम करा तो आपने क्या, सबसे पहले आपको फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के बारे में जनरली सब कुछ पता होना चाहिए. फर्टिलिटी के ट्रेंड्स, कोई थेरीज, सम ऑफ द इंडिसेस एंड क्रिटिक्स ऑफ देम, फैक्टर्स जो अफेक्ट करती हैं फर्टिलिटी को, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फर्टिलिटी, कौन से मेथड हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो अपनाए जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड सो ऑन. यानी जितना जनरल मटेरियल है विद थेरीज भी वो आपको फर्टिलिटी के हवाले से पढ़ना होगा. फिर है मोर्टेलिटी, डेथ रेट के बारे में, जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, मोर्टेलिटी इंडिसेस, उसकी फहरिस्त कितनी है, कितने परसेंट मोर्टेलिटी है डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, इज देयर सेंसिटिव इन मेजरिंग चेंज इन मोर्टेलिटी लेवल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ट्रेंड इन मोर्टेलिटी एंड सो ऑन. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर आपने देखना है रिलेशनशिप. आप काम करना चाहते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में. आपने फैक्टर्स पहले दोनों के बारे में जनरल जितनी थेरीज थी, जितने फैक्टर्स से, जितने भी उनकी जो थे वो आप कह लें कि कोई मेथड्स थे उनको मेजर करने के या फिर कंट्रोल करने के, वो आपने सारे पढ़ लिए. अब आपने क्या देखना, आपने रिलेशनशिप देखना बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, थेरीज दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप के ऊपर जितनी भी थेरीज पॉसिबल पहले पढ़ी उन सबको आप स्टडी करेंगे. इम्प्लीकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, और फिर उन थेरीज की इम्प्लीकेशन के
रिजल्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को भी करेंगे आप, ठीक है। आउट ऑफ दिस लिटरेचर रिव्यू यू नीड टू डेवलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर योर स्टडी। सबसे पहले आप इन तीनों चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने के बाद आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे। Primarily, this should revolve around the theories that have been put forward about the relationship between mortality and fertility. अब लिटरेचर रिव्यू में आपने जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया, पहले तो आपने जनरल सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपने जितनी भी थेरीज इस रिलेशनशिप के बारे में पहले से पढ़ी हुई आपने उनको सॉर्ट किया और उनके बारे में आपने जितना भी जो भी था उनके रिजल्ट्स वगैरह सबको देखा। यू विल डिस्कवर दैट अ नंबर ऑफ थेरीज हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन फ्रॉम इकोनॉमिक, आपको जो है ना इकोनॉमिक्स में भी इसकी थेरीज मिल जाएंगी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थेरीज होंगी, मेडिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी थेरीज होंगी। विद इन ईच पर्सपेक्टिव सेवरल थेरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड। जैसे इंश्योरेंस थेरीज से आपको एग्जांपल दी हुई है कि इकोनॉमिक्स में भी आपको मोर्टेलिटी और जो है ना वो फर्टिलिटी के हवाले से बहुत सारी इनके रिलेशनशिप में बहुत थेरीज मिलेंगी। जैसे इंश्योरेंस थेरी है, फियर ऑफ नॉन सर्वाइवल रिप्लेसमेंट थेरी है, प्राइस थेरी है, यूटिलिटी थेरी, एक्स्ट्रा हॉर्डिंग थेरी है एंड रिस्क थेरी है। तो ये सारी थेरीज आपको मिल जाएंगी। आपने जनरल लिटरेचर को पढ़ने के बाद क्या किया कि आपने रिलेशनशिप देखे और उसकी मुख्तलिफ थेरीज को आपने स्टडी किया। योर लिटरेचर रिव्यू शुड बी रिटन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स विद मोस्ट ऑफ द रिव्यूइंग इन्वॉल्विंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फर्टिलिटी के हवाले से जनरल तक जो आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप फर्टिलिटी की थेरीज लिखेंगे। द थेरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अब ये उसने आपको सारी यहाँ पे वन बाय वन बता दी है, जिसमें वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे है कि पहले आप जनरली इनके बारे लिखने के बाद फिर आप रिलेशनशिप जितनी थेरीज आपको पॉसिबली मिलती हैं वो थेरीज आप लिखते जाएंगे। और अगर आपका जो पर्टिकुलर एरिया, जैसे आप जो है ना वो मेडिकल में काम कर रहे हैं, मेडिकल पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, जनरल थेरीज के हवाले से पहले जनरल मटेरियल लिखेंगे, फिर आप मेडिकल में जो पहले से थेरीज मौजूद हैं वो लिखेंगे, और पर्टिकुलरली जो आप काम करना चाहते हैं फिर आप एंडिंग में उसको बताएंगे। तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है। इस एग्जाम्पल को आप छोड़ दें, हमने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल देखनी है, वो भी यहाँ तक कि उन्होंने इसकी डिटेल जो है ना बड़ी इनफ दी हुई है। अब जब आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना लिया, आपने थेरी सारी देख ली जो पहले से मौजूद थी, अब आप एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज द बेसिस ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट करती है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप के माइंड में अराइज हो रहा है। इट स्टेम्स फ्रॉम द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड यूजुअली फोकसेस ऑन द सेक्शंस व्हिच बिकम द बेसिस ऑफ योर स्टडी। बेसिकली क्या होता है कि ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही निकलता है क्वेश्चन कि ये थेरीज पहले से पढ़ी हुई हैं जो मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डाली हैं और मैंने स्टडी की हैं, ये गैप्स हैं, मैं अब इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ, मैं ये वाले पर्टिकुलर थेरी के ऊपर काम करना चाहती हूँ। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क निकलता है। Whereas the theoretical framework consists of the theories or issues in which your study is embedded, and the conceptual framework describes the aspect you selected from the theoretical framework to become the basis of your inquiry. यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क निकलता है कि आप किस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर काम करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंट इन एग्जाम्पल साइटेड इन फिगर 3.1a जो भी हमने पढ़ी है, द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इंक्लूड्स ऑल द थ्योरीज दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में तो आपने मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, मेडिकल में, किस में जो भी थेरीज हैं उन सबको आपने रिव्यू कर लिया। However, out of these, you may be planning to test only one. आप सिर्फ मेडिकल पर्सपेक्टिव में अगर एक पर्टिकुलर थेरी को देखना चाह रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। से द फियर ऑफ नॉन सर्वाइवल, और आप अब मेडिकल में देखना चाह रहे हैं कि मेडिकल पर्सपेक्टिव में नॉन सर्वाइवल थेरी जो है उसके ऊपर, ये थेरी की बड़ी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे ये मोर्टेलिटी में ख़ासतौर पे ये थेरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थेरी है। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सर्वाइवल को जो है ना वो इम्पॉसिबल बनाते हैं, और उसके बारे में ये थेरी है। तो बेसिकली अगर आप पर्टिकुलर इस थेरी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो फिर इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसको आप छोड़ दें, फिगर 3.1b को छोड़ दें। The conceptual framework is focus on indicators to measure the success or failure of the strategies to enhance community responsiveness. ये आप छोड़ दें, हमने ये एग्जाम्पल नहीं की। Has the conceptual framework grows out of the theoretical framework and relates to the specific research problem.
اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 جو بیسک پوائنٹس تھے کہ ریسرچ لٹریچر ریویو کس طرح لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ سرچ کرتے ہیں جتنا ایگزسٹنگ لٹریچر ہوتا ہے, پھر آپ سلیکٹڈ لٹریچر کو ریویو کرتے ہیں, پھر ڈیولپ کرتے ہیں ایک تھیوریٹیکل فریم ورک, اور پھر آپ ایک کانسیپچول فریم ورک. یہ 4 سٹیپ تھے. اور اس سے پہلے اسی چیپٹر میں ہم نے امپورٹنس یا فنکشنز بھی دیکھے تھے لٹریچر ریویو کے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک سائٹیشن ریفرنسنگ اور ببلیوگرافی کے حوالے سے پریزنٹیشنز ہیں 2 جو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ نے ان پریزنٹیشنز کو اچھی طرح پڑھنا ہے, اور جو ہمارا اس کا لاسٹ ٹاپک ہے جس میں ہم نے ریفرنسنگ سائٹیشن اور ببلیوگرافی کو اسٹڈی کرنا ہے, وہ ہم ان 2 پریزنٹیشن سے ہی پڑھیں گے. وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گی, اور اس کا جو لیکچر ہوگا وہ بھی میں آپ کو کل انشاءاللہ ایوننگ تک سینڈ کر دوں گی. تو یہ آپ نے لٹریچر ریویو کے حوالے سے اس کی امپورٹنس اسٹارٹ میں اس چیپٹر کے دی ہوئی تھی, باقی اس کا کیا طریقہ کار ہے, کتنے اس کے سٹیپ ہیں, یہ سارے آپ نے اس میں سے کرنا ہے. اور اسی میں سے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. یہ جو ڈاکٹر ارجیت کمار کی کتاب ہے اس میں سے ہی ہم نے پڑھنا ہے. اسٹارٹ میں لٹریچر ریویو کی ڈیفینیشن, تھوڑی سی اس کی امپورٹنس بتائی ہوئی, اس کے فنکشنز بتائے ہوئے ہیں, اور پھر اس کا جو ہے نا وہ اسٹیپ بتانے ہیں جو کہ انکلوڈنگ دا کنڈکشن آف دا لٹریچر ریویو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. اور باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پریزنٹیشن پاور پوائنٹ پہ سلائڈس ہیں وہ میں آپ کو بھیجوں گی, وہ بھی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. وہ ٹاپک ہم انہی میں سے کور کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.